तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 343 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग फूसिन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई अपीयर हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसको देखकर डर जाता है, उसको देखकर शॉक भी होता है और कहता है कि आखिर ये क्या है, आखिर लाइफ फॉर्म किस तरह का है। देखा जाए एक टर्म्स ऑफ साइज में तो ये कोई स्पेस बीस्ट हो सकता है, लेकिन आखिर डेमन रेस का बीस्ट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। और वो उसको देख रहा होता है कि यहाँ पर उस ह्यूमन के बाद ही यहाँ पे आया हुआ है। वो कहता है कि आखिर कैसे है ये ह्यूमंस के पास भी एक्चुअली इतनी स्ट्रेंथ कि ऑफिसर एंडाइन का सामना कर सकता है। ये जरूर एक जीनियस होगा ह्यूमैनिटी में। ये मिस्टीरियस बीस्ट क्या इसका टेम या पालतू बीस्ट है, क्या इसका सोल स्लेव है, या फिर इसके टीचर ने इसके लिए कोई गार्डियन अरेंज कर दिया है इसको बचाने के लिए। ऐसा लगता है कि इसके टीचर बहुत ही ह्यूज है, इतने सबसे वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता है और इतना टेरिफाइंग भी नहीं बन सकता है। अब सडन अपीयरेंस से सिल्वर बीस्ट के आ जाने से फेयान कंप्लीटली लू फेंग को इग्नोर कर चुका था। वो उस बीस्ट की तरफ ही देख रहा होगा। और यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो गोल्डन कलर की थी, तो यहाँ पे सिल्वर कैसे बन गया। तो यहाँ पे सिल्वर आर्मर की वजह से हुआ था। फेनिया उसके प्रेशर को महसूस कर पा रहा था और वो कहता है कि आखिर ये बीस्ट क्या है, ये कंप्लीटली सिल्वर स्केल है, आखिर इसमें से इतनी टेरिफाइंग प्रेशर कैसे निकल सकती है। क्या ये उसी 12 पार्टिकल ब्लड लाइन स्पेस बीस्ट में से एक है। बीस्ट उसको देखकर जोर से हाउल करता, उसमें से बहुत ही किलिंग इंटेंट निकल रही होती है। अब लू फेंग उस पिक के पीछे ही होता है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मुझे अपने बीस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन के और वेराइटीज ऑफ वर्ल्ड और ब्लड रिवल एनर्जी, यहाँ तक कि जनरल आर्मर मिस्टीरियस साहू विंग्स को कंबाइन करने के बाद भी मैं इसको हरा नहीं पाया और फाइनली मुझे अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अनलीज करना पड़ गया। यहाँ पे काहू अंडाइन फेनिया उस फ्लेम से कवर होता है। क्या आता है, ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, ये उस स्टार एटिंग सेक्टर लॉर्ड से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो देख रहा होता है कि शायद इससे नहीं जीत पाएगा। वो सिल्वर भी जोर से हाउल करता है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इतनी फास्ट कि आप लोग इसको टेलीपोर्टेशन से कंपेयर कर सकते हो। अभी देखकर तो वो भी डिस्ट्रेस में आ जाता है और कहता है कि इतना फास्ट, आखिर ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है। मैं आज तक जितने ओपोनेंट से मिला हूँ ये उनसे कई गुना फास्ट है, यहाँ तक कि मैं एम्पर से भी मिल चुका हूँ, ये उन एम्पर से भी ज़्यादा फास्ट है। और यहाँ पे उसको पता था कि स्पीड उसकी वीकनेस है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी हैमर है और यहाँ पे उसको स्विंग करने के लिए भी तो टाइम की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी के पास स्पीड होगी तो उसको डिफेंड भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। अब दिखाया जाता है कि स्पेस क्रम्बल होने लगता है और फायर हैमर्स जो 10 किलोमीटर थिक लिम्स होती है उससे टकराती है। दिखाया जाता है कि वो दोनों हैमर्स होते हैं फेनयान के साथ कंप्लीटली टर्न हो जाते हैं और यहाँ पे लू फेंग का गोल्डन हॉर्न भी उस पर अटैक कर देता है। अब देखा जाए तो लू फेंग की पावरफुल क्लॉ से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था और वो उस पर अटैक कर देता है। दिखाया जाता है कि उस अटैक से फेनयान की बॉडी लिटिल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो खत्म तो हो चुका था, पाउडर बन चुका था, लेकिन फिर से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था और वो इस बीस्ट की तरफ देखकर डरते हुए क्या था, एम्पर लेवल, इसके पास तो एम्पर लेवल स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे वो क्या था कि फॉग आइलैंड में आकर एम्पर लेवल अंडाइन कैसे आ सकता है, ये बीस्ट तो एक्चुअली एम्पर है। वो बहुत ज्यादा डर चुका होता है क्योंकि यहाँ पे उसे नहीं पता होता है कि लू फेंग अभी वहाँ गोल्डन हॉर्न भी सेक्टर पाइनिकल का है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सब पाइनिकल एम्पर जितनी हो चुकी होती है। पाइनिकल तो नहीं, लेकिन हाँ एम्पर कहा जा सकता है। यहाँ पे एम्पर और ऑफिशियल में बहुत बड़ा गैप होता है। अब लू फेंग उस माउंटेन पीक के पीछे ही होता है, उसकी एनर्जी भी कम नहीं होती हो और यहाँ पे लू फेंग उस अंडाइंग बॉडी को देखता है। यहाँ पे लू फेंग उस फाइट को देख रहा होता है और कहता है चलो देखते हैं आखिर इसको कैसे सेटल किया जाए। देखा जाता है कि थोड़ी देर बाद में गोल्डन और बेस ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड रिवल एनर्जी नेमलेस मैनुअल फर्स्ट लेवल, जिसके कारण
लू फेंग का जो बॉडी होता है वो अभी 230 टाइम्स सेक्टल और ह्यूमन से ज़्यादा मजबूत हो चुका होता है। लू फेंग के पास एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स लाइक बैटल ट्रांसफॉर्मेशन डेट इज ऑफ द वर्ल्ड इट्स एबिलिटी स्ट्रेंथनिंग भी होती है, जिसके कारण लू फेंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट की भी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। यहाँ पे ऐसे ही कई सारे चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो कि स्ट्रेंथनिंग होती है, इसको मैं स्किप करता हूँ। अब सब चीज़ मिलाने के बाद लू फेंग की जो स्ट्रेंथ हो जाती है वो 6600 टाइम्स सेक्टल और स्ट्रेंथ जितनी हो जाती है। बाद में जनरल आर्मर को भी कंबाइन करना, तो लू फेंग को सारी चीज़ें मिला देने के बाद जब जनरल आर्मर को भी मिलाया जाता है तो 10,000 टाइम्स सेक्टल और हो जाता है। और लू फेंग की फाइनल स्ट्रेंथ 16,600 टाइम्स हो चुका था, जो कि ऑलरेडी एम्पर लेवल जितनी आ चुकी होती है। लू फेंग की कॉम्प्रिहेंशन इतनी भी कमजोर नहीं है, वो एम्पर लेवल बराबर हो चुकी होती है, जो कि लो लेवल एम्पर की जितनी कहा जा सकता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे वर्निंग हैमर वो यहाँ पे फिर से पाउडर में बन जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे भागना होगा, नहीं तो यहाँ पे मैं मारा जाऊंगा। ये फॉग आइलैंड में तो यहाँ पे एम्पर है, ये सीरियसली मुझे बुलिंग कर रहा हो, बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। वहाँ से वो भाग रहा होता, अपने वेपन को वर्ल्ड रिंग में रख लेता है और उसे पता था कि उसको साथ में लेके वो भाग नहीं सकता है तो उसकी स्पीड अफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे लू फेंग पीक पर से उसे देखता और कहता है भागने की कोशिश कर रहे हो, और वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अब लू फेंग अपने स्टार्टिंग को निकालता है और दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग प्लांट फेनयान की तरफ बढ़ता है, जो कि गोल्डन स्टार्टिंग प्लांट होता है और उसकी टेरिफाइंग प्रेशर जो कि गोल्डन और बीच से निकल रही होती है, साथ में साउ विंग्स भी होती है जो कि प्राइमर के और सिटी के द्वारा दी गई होती है। अब फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्राइक लेवल लू फेंग उस पर अटैक कर देता है। अब फेनयान को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है, कहता है एम्परर डाइंग आखिर आप यहाँ पे आए क्यों हो। अब यहाँ पे फेनयान को रियलाइज हो चुका था, अब यहाँ पे फेनयान को रियलाइज हो नहीं हुआ था कि ये वो सेक्टर लॉर्ड का बीस्ट है, क्योंकि लू फेंग के पास सुबह विंग्स थी जो कि उसके एनर्जी को हाइड करती है। अब यहाँ पे लू फेंग नाइट के पास भी चला जाता है। अब यहाँ पे जो सुबह विंग्स मिली होती है वो लू फेंग की जितने भी पावर सप्रेशन को सप्रेस करके उसके लेवल को नहीं बताने सकती है। और यहाँ पे आगे चल के सब लोग लू फेंग को एक अनडाइंग मानने लगे होते, लेकिन जबकि लू फेंग सेक्टर लॉर्ड का ही बंदा होता है। अब यहाँ पे ऐसे कई सारे साहू विंग्स के बारे में बताई जाती है जो कि आपको पहली प्राइमर क्यूरियोसिटी के द्वारा पता चल गई थी, जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब दिखाया जाता है कि वो पुअर काऊ अंडांग वहाँ से भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर से उस पर अटैक होता है, फिर से वो धूल बन जाता है, फिर से वहाँ पे फिर से अपने आप को रिफॉर्म करता है, लेकिन फिर से उसको धूल बना दिया जाता है और 3 कंटिन्यूस स्लैश से फेनयान अपने आप को बार बार रिफॉर्म कर रहा होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 3 बार रिफॉर्म कर चुका था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अभी भी अनइफेक्ट हुई थी क्योंकि उसके पास अनडाइंग बॉडी थी। अब दिखा जा फोर्थ अटैक फिर से वो पाउडर बन जाता है और दिखाया जाता है कि उसकी स्पीड गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सामने कुछ नहीं होती है और फेनयान 4 बार डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। दिखाया जाता है कि वो फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है और वहां से फिर से पाउडर बन जाता है। अब फेनयान क्यूरियोसिटी से लू फेंग की तरफ देखता है, वहां से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि आखिरकार वो अपने अनडाइंग प्लांट को क्यों यूज कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये स्टार्टिंग सेक्टर और अभी भी ऑफिसर से फाइट नहीं किया है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, इसलिए वो मेरे एनिलेट पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। अब देखा जाए तो लू फेंग उस पर बार बार अटैक कर रहा था। यहाँ पे फेनयान और भी सस्पिशियस हो रहा होता है और क्या था कि एम्पर लेवल ये बाकी और चीजें, आखिर वो मुझ जैसा कमजोर पे क्यों अटैक कर रहा है। यहाँ तक एम्पर लेवल ये बेरली एम्पर है, लेकिन आखिर ये मुझे क्यों मार रहा है। फेनयान वहां से भागने की कोशिश करता है, बीस्ट फिर से स्लैश करता है, लू फेंग पीक से होता है और वो कहता है कि ये ऐसा ही है जैसे कि मुझे पता था कि एक अनडाइंग जिसके पास अनडाइंग बॉडी है उसको मारना सच में हार्ड होता है। अब लू फेंग के स्टेटस बहुत ही ऊपर हो चुकी थी, उसने इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रखा था। लू फेंग ने अपने मेथड्स को भी जान रखा था कि यहाँ पे अनडाइंग को मारने का 2 तरीका है, सोल को यहाँ डिस्ट्रॉय कर दो या फिर उसको फोर्सफुली एनिलेट करने पे मजबूर कर दो, उसको पूरी तरह से तबाह कर दो। लेकिन एनिलेशन करना ये बहुत ज्यादा टफ होता है, इसमें एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ और प्रेशर की जरूरत होती है,
ताकि उसके अनडाइंग एनर्जी को खत्म कर सके। अब जब तक एनिमी नहीं मरता उसकी अनडाइंग एनर्जी भी नहीं खत्म होती। यहाँ पे दो ही रास्ते होते हैं और लू फेंग हमें बताया जाता है कि फर्स्ट उसमें स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है। देखा जाए प्राइमरी के सिटी लीडर और नाइट वो आराम से ऑफिशियल लेवल अनडाइंग को मार सकते, वो भी बिना किसी कॉन्शियसनेस के उनके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकेंड जो कि ज़्यादा बड़ा है, अब देखा जाए तो इसमें एनिहिलेशन का किया जाता है, जिसमें एनिमी अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न करना शुरू कर देता है। और अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न करना मतलब अपने सोल को बर्न करना, यहाँ पे वो इटर्नल लॉस माना जाएगा। ये सब लू फेंग दूसरे तरीके को ही आजमा रहा होता है और यहाँ पे ऐसे कई सारे फ्रेज बताई जाती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग फोर्सफुली एनिहिलेट कर जाता और यहाँ पे फैनियन डिलेमा में चल जाता है और कहता है कि आखिर ये एम्पर ये मुझे मारना क्यों चाहते हैं, वो भी बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के। अब लू फेंग कहता है कि आखिर मैं इसे मारूं कैसे, क्योंकि लू फेंग उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था लेकिन वो हार्म ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे लू फेंग चाहता था कि वो अपने आप को एनिहिलेट कर दे। अब गोल्डन हॉर्न भी सेक्टर लॉर्ड का था, उसके पास कोई भी अनडाइंग एनर्जी नहीं थी खुद को बर्न करके पावरफुल करके उस पर अटैक किया जा सके। अब लू फेंग यहाँ फंस चुका था कि आखिर किया जा सके, यहाँ पे आखिर उसको मारे कैसे, क्योंकि यहाँ पे वो उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा पा रहा था। यहाँ पे उसको मारने के पास अभी कोई भी तरीका नहीं था। देखा जाए गोल्डन और बिल्स की स्ट्रेंथ तो यहाँ पे काबू अनडाइंग से जीतना बहुत ही आसान था, लेकिन किसी को मारना यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लू फेंग इन्हीं सारी चीज़ों में फंस चुका था। अब लू फेंग कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है। लू फेंग अपने दांतों को पीसता और कहता है कि हाँ शायद यहाँ पे एक ही तरीका हो सकता है। वो कहता है कि मैं अपने साहू विंग्स पे रिलाई करूँगा। अब साहू विंग्स तो एक ट्रेस है जो कि नाइट को भी पार कर सकता है, तो चलो देखते हैं कि आगे इसमें क्या खास बात है। अब लू फेंग इसका फुल पोटेंशियल को तो अनलीज नहीं कर पा सकता है, लेकिन देखते हैं अभी इसमें कितनी पावर होती है। देखा जाए तो लू फेंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्काई ट्विन क्लॉ होता है। उसके बाद लू फेंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव सुओ वो विंग्स होता है, जो कि प्राइमरी के सिटी लीडर ने दिया होता है, जो कि मेनली फ्लिंग और फ्लाइंग के लिए होता है, लेकिन इसके पास अटैकिंग एबिलिटीज भी हो सकती है। लू फेंग इसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे सिल्वर बेस्ट अपने विंग्स से उस पर अटैक कर देता है, फैनियन की तरफ बढ़ता है। अब फैनियन घबराया होता है, गुस्सा भी होता है और वो कहता है कि ये इतना बहुत ज्यादा हो चुका, आखिर क्यों, ये सिल्वर बेस्ट के पास इतनी इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे आ सकती है, इतना फास्ट कैसे हो सकता है, ये बेयरली एक एम्पर लेवल का होगा लेकिन आखिर ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है, इसे स्लो होना चाहिए था, आखिर ये इतने फास्ट से अटैक कैसे कर सकता है। अब फॉग आइलैंड की रेजिस्टेंस बहुत ही यूज होती है, किसी को सब लाइट स्पीड जाना ही लिमिट होती है। अब देखा जाए तो कोई भी अनडाइंग यूनिवर्स ट्रैवल कर सकता है यूनिवर्स के अगर लाइट की स्पीड से फ्लाई किया जाए, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ कई सारे डेब्रिज मौजूद होते हैं, बहुत ही छोटी होती है। यहाँ पे यूनिवर्स ट्रैवल करना मतलब लाइट स्पीड को ट्रैवल करना है और यहाँ पे लाइट स्पीड को पा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो यहाँ सब लाइट की स्पीड ही लिमिट पे जा सकता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब तक किसी के पास टेलीपोर्टेशन ना हो वो यहाँ पे ऐसे लाइट स्पीड को नहीं ट्रैवल कर सकता है। अब बताया जाता है कि साउ विंग्स के भी 3 फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने फर्स्ट फॉर्म को ही करेंटली ट्रेवल कर सकता हूँ, मेरी फ्लाइट अभी डेमोनिक लेवल पे आ चुकी है, जो कि मूवमेंट स्पीड शॉकिंग हो चुकी है। अब देखा जाए यांजम उसके पास भी ट्रेस था अपने फादर के मुताबिक, और जब भी वो अपने ट्रेस को ट्रेड करेगा तो उसकी फाइटिंग एबिलिटी पाइनिकल एम्पर जितनी हो जाएगी। अब लू फेंग के पास भी साउ विंग्स थे जो कि अटैकिंग के लिए उतनी यूज नहीं होते हैं, मेनली फ्लिंग के लिए, और लू फेंग इसका यूज करके डॉज भी कर सकता है। दिखाया जाता है कि उसी पॉइंट पे लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अंदर से विंग्स को फ्लाई करके उसकी तरफ आने लगता है। उसके फेदर्स ब्लेड्स की तरह होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं, वो आराम से किसी चीज को भी काट सकते हैं। दिखाया जाता है कि वो साउ विंग्स उसको काट देता है, उसके बॉडी को आधे हिस्से में कर देता है, इससे वो बहुत ही दर्द में चिल्लाता है, उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। एक फॉर्मलेस piercing एनर्जी वाटर और आइस की तरफ उसकी तरफ जाता है। दिखाया जाता है कि अभी उसके बॉडी का सिर्फ 2% अनडाइंग एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है, जो कि 2% देखा जाए तो अभी भी उतने हिसाब से ठीक होता है। ये देखकर वो बहुत ही पेन
सीन में होता है लू फेंग को दिखाया जाता है जो क्या था मैं फाइनली सक्सेस हुआ। यहाँ पे वो सेंसिंग एबिलिटी से पता लगा लिया होता है कि उसके एनिमी ने 2% अनडाइंग एनर्जी को खत्म किया है। इसे देखकर लू फेंग सरप्राइज होता है और कहता है कि ये तो सच में प्राइमर के उस सिटी लीडर का वैल्यूएबल ट्रेजर है। ये यहाँ पे फ्लिंग के लिए यूज होता है लेकिन इसमें तो अटैकिंग एबिलिटी है। अब देखा जाए लू फेंग ने उस पर अटैक किया था तो उसका एक भी % अनडाइंग एनर्जी बर्न नहीं हुआ होता, लेकिन लू फेंग ने साहू विंग से जब अटैक किया तो उसका 2% अनडाइंग बॉडी खत्म हो चुका होता है। अब यहाँ पे हमें साइफ फॉर्म्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे कोई भी अपने 3 फॉर्म्स को ट्रेड कर सकता है। अब पहला फॉर्म्स तो डेमोनिक स्पीड होता है, सेकंड फॉर्म से अगर जो कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ पे अपने आप को कंप्लीटली स्पेस में डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसकी स्पीड मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है लेकिन उसको अपने एक लेवल तक भी आना पड़ता है। थर्ड फॉर्म आने के लिए उसको स्पेस टाइट्स को कंट्रोल कर सकता है जो कि आगे लू फेंग अचीव भी करता है। अब यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और यहाँ पे वो क्या था कि अभी मैं 2% अनडाइंग बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ और लू फेंग इससे खुश था और क्या था काबू अनडाइंग जाओ और मरो। अब बीस्ट फिर से अपने विंग्स को फ्लैप करता है, फिर से यानसन बॉडी को स्लैश करता है। सुआ वहां पे चारों तरफ लू फेंग उस पर अटैक कर रहा था। फैन यान के पास भी कोई भी एबिलिटी नहीं थी उसको डॉज करने के लिए, यहाँ पे रिफॉर्म हो रहा था लेकिन यहाँ पे आके वो कैसे कर सकता है। लू फेंग उसके हर बार 2% को अटैक के डिस्ट्रॉय कर रहा था। 50 बार अटैक करेगा तो खेल खत्म और यहाँ पे 50% अनडाइंग बॉडी की एनर्जी जो अपना लूज करेगा मतलब ये हुआ कि वो अपना 50% सोल को गंवा दिया है। यहाँ पे जब ऐसा होगा तो उसकी कॉन्शियसनेस भी क्रम्बल हो जाएगी। अब बताया जाता है कि अनडाइंग बॉडी यहाँ तक कि 99% अनडाइंग बॉडी भी खत्म हो जाए तो वो यहाँ पे मरेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अनडाइंग एनर्जी 50% भी खत्म हो जाएगी तो उसका सोल क्रम्बल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे अगर अनडाइंग बॉडी भी 1% लॉस होगी तो यहाँ पे उसके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। वो अपने 1% से भी अपने पास के स्ट्रेंथ को रिगेन कर सकता है लेकिन इसमें उसको ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं या फिर उसे बहुत ज़्यादा ट्रेस की जरूरत होगी खुद को रिकवर करने के लिए। अब फैन जोर में दर्द में होता कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है और यहाँ पे वो मेंटली गोल्डन हॉर्न बीच से कम्युनिकेट करता और क्या था रिस्पेक्टेड एम्परर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पे वो जानता था कि वो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए उसने सोचा क्या पता यहाँ से उनसे रिस्पेक्ट से बात करने पे बात बन जाए। यहाँ पे दिखाया जाता है कि फिर से अटैक हो जाता है। इंस्टेंटली वो 10 बार अटैक भी हो चुका था। यहाँ पे फैन यान के बॉडी के पास सिर्फ 50% ही एनर्जी सोल बची हुई थी। उसने अपने आधे सोल को यहाँ खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे जोर से कहता है एम्परर मुझे फोर्स मत करो, देखो मुझे फोर्स मत करो। अब यहाँ पे फोर्स मत करो का मतलब ये है कि खुद को यहाँ पे एक्सप्लोड कर सकता है, यहाँ पे खुद का सैक्रिफाइस कर सकता है। अब यहाँ पे बीस्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। फिर से फैन यान के बॉडी पे अटैक करती है जिसको देखकर वो क्या था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमें दिखाया जाता है कि उसके पास अभी 30% एनर्जी ही होती है। यहाँ पे जब भी कोई ऐसा होता है मतलब कि उसके पास आधे से भी कम स्ट्रेंथ बची हुई होती है। यहाँ पे सिल्वर बेस फिर से उस पर अटैक करता है। अब यहाँ पे उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। फैन यान का फाइनल डिसीजन होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। यहाँ तक कि वो इस एम्पायर को तो यहाँ मार तो नहीं सकता लेकिन उसको इतना डैमेज कर सकता है कि वो उससे अपना रिवेंज ले सके। दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने लगता है और यहाँ पे उसकी अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। दिखाया जाता है कि वहाँ जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है वो चारों तरफ धमाका ले आता है। हमें गोलेन और बीच को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के जैसा होता है लेकिन वो खुद को साउ विंग्स से कवर कर लेता है उस एक्सप्लोजन से। और यहाँ पे साउ विंग्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो आराम से गोलेन और बीच को बचा लेती है। दिखाया जाता है कि उस अटैक से बड़ी आराम से लू फेंग बच चुका होता है और मरने के बाद फेंग यान का जितना भी गुड्स होता है वो सब बाहर आके गिर जाता है। लू फेंग उसके पास जाता है और बेस लू फेंग के इंटरनल वर्ल्ड में चला जाता है और कहता है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इस बैटल से कई सारे बंदों का ध्यान यहाँ पे आकर्षित हो चुका होता है और यहाँ पे कई सारे टीम भी आ सकते हैं। लू फेंग वहाँ जितने भी चीज होते हैं वो सारे सामान को ले लेता है, सारे वर्डिंग्स को, और यहाँ पे वो निकल जाता है। यहाँ देखा जाए तो लू फेंग अपनी बॉडी के साथ भी साहू विंग्स को यूज कर सकता है। अब फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ पे 12 ऑफिशियल फॉग आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि बॉलर के डेट के बारे में कुछ ही को पता होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसने डिस्ट्रेस सिग्नल मरने से पहले नहीं भेजा होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलाइज नहीं था जो कि उसके जितना स्ट्रॉन्गर हो। आखिर वो मदद भी मांगे तो किससे मांगे और वार्निंग
वार्निंग भी भेजा तो किसको भेजे, आखिर वो किसको वार्न करेगा। सिल्वर बीस्ट के पास जो स्ट्रेंड है वो एम्पायर लेवल स्ट्रेंड है। यहाँ पे जब तक 12 ऑफिसर मिलकर एक साथ मूव नहीं करते वो यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो कहता है कि यहाँ पे जब मैं मर रहा हूँ तो आखिर कौन ही मेरे को ज्वाइन करने आएगा। और यहाँ पे उसने कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा होता। मैं सीन चेंज कर लू फेंग के बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग स्टार्टिंग प्लान को लेके अपने पैलेस को फिर से करता है, अपने केव से प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे वो हंसते हुए कहता है कि साव विंग्स, ये टीचर ने तो मुझे एक ट्रू ट्रेजर दे दिया है। उसका मन बहुत ही अच्छा होता है, वो बैठता है वाइन पीना शुरू कर देता है और यहाँ पे उसका मूड भी अच्छा होता है और कहता है यान जाओ, उसके पास ट्रेल्स इतनी है कि वो आराम से एम्पर तक को जेलस कर सके। मुझे लगता है कि मेरे पास भी ऐसा है, लेकिन देखा जाए उससे बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे लू फेंग की अटैकिंग और डिफेंसिव एबिलिटी तो बहुत बढ़ चुकी होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो इन सारी चीज़ों को याद करने लगता है। और लू फेंग याद करता है कि जब वो प्राइमर केव सिटी में 1200 सालों से यहाँ पे स्टडी कर रहा था तो उसने अपने ब्लेड वर्क को गोल्डन और बेस के साथ कंबाइंड स्किल्स को मिला लिया था। वहाँ पे लू फेंग को कई सारे टेक्निक्स में मिले थे। यहाँ पे लू फेंग को अभी तो कोई भी ऐसा चीज नहीं मिला था कि वो बेस गॉड पार्ट टेक्निक्स को फॉलो कर सके। यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, जो कि जीएलयू की टेक्निक के बारे में होती है, इसको कि आपको पता ही होगा। और अब फिर लू फेंग अपने डिफरेंट टेक्निक्स और मेल्डिंग और बेस गॉड प्लेन्स को स्टार्ट कर देता है। लू फेंग अपनी ओन बैटल टेक्निक्स को क्रिएट करना शुरू करता है। मैं सीन चेंज कर फॉग आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो क्या होता है, जल्दी भागो, यहाँ पे सिल्वर बेस्ट आ चुका है, जल्दी भागो, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये तो जरूर एम्पायर लेवल का होगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे चार बाकी सारे रेसेस फिर से भागने लगते हैं, लेकिन लू फेंग यहाँ पे अटैक करके उन सबको भी मारने लगता है। यहाँ पे सब कोई डर में थे, सब लोग भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे सिल्वर बीस्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कौन ही भाग सकता है, वो सब मारे जाते हैं। अब टाइम बीतता है और जो न्यूज होती है सिल्वर बीस्ट की फॉग आइलैंड पे वो ज़्यादा फैलने लगती है। यहाँ पे डिस्कशन के दौरान यहाँ पे जितने भी अनडाइंग दूसरे देश के होते हैं वो लोग सिल्वर बीस्ट के पावर का अंदाजा लगा रहे होते हैं कि क्या ये पाइनिकल ऑफिसर लेवल है या फिर एम्पर लेवल का है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर कोई इससे मिलता है तो ये ट्रेजेडी होता है। यहाँ फॉग आइलैंड पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इससे फाइट कर सके, कोई भी नहीं जानता आखिर ये आया कहाँ है। सबको सिर्फ यही पता था कि वो ह्यूमन कैंप से बिलोंग करता है। और यहाँ पे 4 कैंप से जहाँ पे कई सारे रेसेस मौजूद है और यहाँ पे कुछ ही ऐसे हो सकते हैं उन्हें नहीं पता था कि आखिर सिल्वर बीस्ट किस पार्ट से आया हुआ है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर कई सारे बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये बीस्ट एम्पर नहीं है, लेकिन आखिर इसके पास पाइनिकल ऑफिसर लेवल स्ट्रेंथ है, इसकी स्पीड टेरिफाइंग है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आखिर वो फॉग आइलैंड पे क्यों रह रहा है, उसे तो मेन कॉन्टिनेंट पे जाना चाहिए जहाँ पे कुछ ही ऑफिसर है, वहाँ पर तो 5 एम्प्रेस लेवल भी है। ये तो बहुत ही बुरा चीज़ है कि एक एम्पर ले होके वो ऑफिसर में रह रहा है और वो इन्हीं सब के बारे में बात कर रहा होता है। और यहाँ पे वो सब बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये क्या से हो सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि सिल्वर बीस्ट का जो रेपुटेशन होता है वो फॉग आइलैंड पे नाइटमेयर की जैसा फैलने लगता है। ह्यूमंस को छोड़कर जितने भी होते हैं सारे लोग सिल्वर बीस्ट से डरने लगते हैं। जितने भी 13 टायरेंट्स ऑफ फॉग आइलैंड होते हैं वो सबसे एक्सीड कर चुका होता है। पिछले मुताबिक जब 12 ऑफिसर यहाँ पे कंपेयर करे थे स्टार्टिंग सेक्टर लॉर्ड्स की, तो यहाँ पे स्टार्टिंग सेक्टर लॉर्ड को सिल्वर बीस्ट से भी कंपेयर कर रहे थे कि आखिर स्टार्टिंग सेक्टर लॉर्ड और सिल्वर बीस्ट में कौन पावरफुल हो सकता है। लेकिन उनको कौन पता है कि स्टार्टिंग सेक्टर लॉर्ड और सिल्वर बीस्ट दोनों तो एक ही चीज है। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब वो मिलते हैं तो उनके फ्लैंक के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे सिल्वर बीस्ट उन सारे अंडाइंग्स को मार देता है, यहाँ पे उनको भागना बहुत ही मुश्किल होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लू फेंग का आतंक कितना होने वाला है, लू फेंग क्या मेन कॉन्टिनेंट में जाने वाला है इन ऑफिसर लेवल को छोड़कर एम्पायर लेवल को हंट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।